नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, समास प्रकरण के पिछले भाग में हमने समास की परिभाषा, उसके भेद, समास के दोनों पद, सामासिक शब्दावली जैसे सामासिक पद, समास विग्रह, सामासिक पदों में पदों की प्रधानता किस प्रकार होती है तथा विशेषकर अव्ययभाव समास के बारे में अध्ययन किया। समास के प्रकरण के इस भाग में हम समास के दूसरे भेद यानी तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद किसी न किसी रूप से दूसरे पद की विशेषता बताने का तथा किसी न किसी रूप में उसके अर्थ के विस्तार करने का कार्य करता है, इसलिए वह दूसरे पद पर निर्भर रहता है। जैसे उदाहरण के लिए राजपुत्र का विग्रह होगा राजा का पुत्र। वाक्य में प्रयोग करने पर जैसे राजपुत्र सो रहा है। साथियों, यहाँ सो पुत्र रहा है न कि राजा, तथा सोने का संबंध पुत्र से है, राजा से नहीं, इसलिए इस पद में दूसरा पद प्रधान है। अन्य उदाहरण देखिए, जैसे जलधारा। जलधारा का विग्रह होगा जल की धारा। जैसे जल की धारा बह रही है। साथ ही इस वाक्य में बहने का संबंध धारा से है, न कि जल से। इसी प्रकार बह रही क्रिया धारा के कारण स्त्रीलिंग में है, जबकि जल तो पुल्लिंग है। अतः बाद वाले पद यानी उत्तर पद धारा की प्रधानता है, इसलिए तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। साथियों, तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष 6 कारक यानी कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इन कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। विग्रह करते समय इन कारक चिन्हों को पुनः जोड़ दिया जाता है। साथियों, तत्पुरुष समास के उपभेदों में कर्मधारय व द्विगु समास आता है। क्योंकि कर्मधारय व द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए ये दोनों समास तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं, क्योंकि समास के वर्गीकरण का आधार पद प्रधानता है। इस प्रकार तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु तीनों एक ही श्रेणी के समास है। जैसे पहले तत्पुरुष समास का उदाहरण लेते हैं। राजपुत्र सो रहा है। सो कौन रहा है? पुत्र, यानी दूसरा पद प्रधान है। कर्मधारय समास का उदाहरण देखिए। नील कमल खिल रहा है। कौन खिल रहा है? कमल, यानी दूसरा पद भी प्रधान है यहाँ पर, क्योंकि नील है वो इसकी विशेषता सूचक शब्द है, विशेषण है, और कमल जो एक संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जो खिलने का काम कर रहा है, इसलिए दूसरा पद प्रधान है। द्विगु समास का उदाहरण देखिए। जैसे पंचरत्न मिल गए। क्या मिल गए? क्या पंच मिल गए या रत्न मिल गए? उत्तर होगा यहाँ पर रत्न मिल गए, क्योंकि पंच है वो रत्न की विशेषता है, यानी संख्या सूचक शब्द है। कितने रत्न मिले? पंच रत्न, यानी 5 रत्न मिले। और मिले कौन? रत्न, इसलिए दूसरा पद प्रधान है। इसलिए साथियों, कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष समास तीनों में दूसरा पद प्रधान होने के कारण ये एक ही श्रेणी के समास माने जाते हैं। अब पहले बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास की। साथियों, कर्म तत्पुरुष समास में कर्म के कारक चिन्ह को के लोप होने से यह समास बनता है। उदाहरण देखिए, जैसे गृहागत। इसका विग्रह होगा गृह को आगत। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तर्क संगत, तर्क को संगत। मनोहर, मनोहर का समास विग्रह होगा मन को हरने वाला। मरणासन, मरण और आसन 2 पद है, इसलिए मरण को आसन, और आसन का मतलब होता है निकट। लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला। शरणागत, शरण को आगत। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। हस्तगत, हस्त को गत। कर्म तत्पुरुष के बाद कर्ण तत्पुरुष समास।
यानी वह समास जिसमें कारक चिन्ह से के द्वारा का लोप होता है। उदाहरण देखिए, जैसे अभावग्रस्त, अभावग्रस्त का विग्रह होगा अभाव से ग्रस्त। शुद्धातुर, शुद्धा यानी भूख से आतुर। मनचाहा, मन से चाहा हुआ। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त। रेल यात्रा, रेल से यात्रा या रेल द्वारा यात्रा। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। शल्य चिकित्सा, शल्य द्वारा चिकित्सा। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। कर्ण तत्पुरुष के बाद साथियों संप्रदान तत्पुरुष, यानी जिस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। उदाहरण देखिए, जैसे आवेदन पत्र। क्या आवेदन का पत्र होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आवेदन के लिए पत्र होगा। कर्ण फूल, कर्ण के लिए फूल। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला, गो के लिए शाला यानी भवन। रसोई घर, क्या रसोई का घर होगा? बिल्कुल नहीं, इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। साथियों रसोई से ऐसे है रस से परिपूर्ण व्यंजन, और रस से परिपूर्ण व्यंजन के लिए जो घर होता है उसे ही रसोई घर कहा जाता है। साथियों समास से संबंधित विग्रह के प्रश्न तत्पुरुष समास से ही अधिकांशतः पूछे जाते हैं, इसलिए हमें तत्पुरुष समास के दोनों पदों के मध्य संबंध को अच्छी तरह से जानना होगा, तभी हम सही प्रकार से विग्रह कर पाएंगे। एक अन्य उदाहरण और देखिए संप्रदान तत्पुरुष का। हथकड़ी, हथकड़ी का विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी। हवन सामग्री, क्या हवन की सामग्री होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हवन के लिए जो सामग्री होती है उसे ही हवन सामग्री कहा जाता है। इसलिए विग्रह से संबंधित दोनों पदों के मध्य संबंध को अच्छी तरह से जानना आवश्यक है। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में कारक चिन्ह से यानी अलग होने के अर्थ में इसका लोप होता है, और उसके लोप होने से जो समास बनता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहा जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त का विग्रह होगा ऋण से मुक्त। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। गुण रहित, गुण से रहित, यहां पर अलग होने का भाव है, इसलिए कर्ण तत्पुरुष नहीं होगा। जन्मांध, जन्म से अंधा। देश निकाला, देश से निकाला। अपादान तत्पुरुष, क्योंकि देश से अलग होने का भाव है यहां पर। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। अपादान। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। शोभाहीन, शोभा से हीन। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। स्नातकोत्तर, स्नातक से उत्तर अर्थात अधिस्नातक, यानी स्नातक से उत्तर। उत्तर का अर्थ है बाद का, यानी जिसे अधिस्नातक कहा जाता है। साथियों अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की। संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह का, के, की आदि के लोप होने से समास बनता है। उदाहरण देखिए, जैसे आत्महत्या, आत्म यानी स्वयं की हत्या। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। कर्म योग, कर्म का योग। गंगा जल, गंगा का जल। गोदान, गो का दान। और साथियों गोदान नाम से प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। यदि विशेष अर्थ की बात हो तब गोदान में बहुव्रीहि समास होगा। दयानिधि, दया का निधि। देशभक्त, देश का भक्त। पशु बलि, पशु की बलि। रामचरित, राम का चरित यानी चरित्र। लोकनायक, लोक का नायक। संबंध तत्पुरुष और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि लोकनायक जो नाम है वह जयप्रकाश नारायण के
रूप में रूढ़ है, इसलिए बहुव्रीहि समास भी मान्य है। सूर्योदय, सूर्य का उदय। साथियों, बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह में पर होता है, यानी में पर के लोप होने से बनने वाला समास अधिकरण तत्पुरुष होता है। उदाहरण है सिर दर्द, सिर में दर्द। जैसे कहा जाए आज सुबह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। साथियों, यहां पर सिर में दर्द आने से तत्पुरुष समास हुआ। और विशेष अर्थ में बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कहा जाए उस व्यक्ति का व्यवहार मेरे लिए सिर दर्द बना हुआ है, तो यहां पर सिर दर्द सिर में दर्द के लिए नहीं आया, बल्कि परेशानी का अर्थ लिए हुए है, इसलिए विशेष अर्थ के लिए बहुव्रीहि समास होगा। अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन। गंगा स्नान, गंगा में स्नान। रणवीर, रण में वीर। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। हरफन मौला, हरफन यानी कला में मौला जो कुशल होता है उसे हरफन मौला कहा जाता है। इस प्रकार साथियों, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विशेषकर कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी के 6 कारकों की विभक्तियों का लोप इसमें होता है। और जिस विभक्ति का लोप होता है उसके नाम पर इस कारक का नाम होता है। अब बात करते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास की। साथियों, जिस समास में कारक चिन्हों के साथ साथ पदों का भी लोप हो जाता है उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे तुलादान। अब तुलादान का विग्रह होगा तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। तो साथियों, यहां पर कारक चिन्ह के साथ साथ जो पद है बराबर करके दिया जाने वाला, ये सारे पदों का लोप है, इसलिए लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाएगा। मधुमक्खी, क्या मधुमक्खी का विग्रह मधु की मक्खी होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम सही तरीके से समास विग्रह में दोनों पदों के मध्य संबंध को समझें तब हमें पता चलेगा कि वह मक्खी जो मधु को इकट्ठा करती है, इसलिए इसका विग्रह होगा मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। स्वर्ण हार, क्या स्वर्ण का हार होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका विग्रह होगा स्वर्ण से बना हार, क्योंकि हार है वो सोने से बना है। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, इसलिए लुप्त पद तत्पुरुष समास। पर्णशाला, पर्ण यानी घास से बनी हुई शाला। साथियों, विशेषकर तत्पुरुष समास के संबंध में हमें विग्रह को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि परीक्षा में अधिकांशतः प्रश्न तत्पुरुष समास के विग्रह से संबंधित आते हैं। दरअसल 2 शब्दों के मध्य संबंध सही क्या होगा, उस संबंध को ध्यान में रखकर जो कुछ शब्द लुप्त हुआ है उसे जब लाया जाता है तब ही विग्रह सही होगा, अन्यथा गलत होगा। साथियों, हमें इन पदों के मध्य संबंध को समझना होगा, क्योंकि व्याकरण तर्क से चलती है। मनुष्य ने जो भाषा बनाई है उसके पीछे भाव व तर्क है, और साथियों, जो इन भाव व तर्क को समझता है वही व्याकरण को अच्छी तरह से समझ पाता है। इसलिए विग्रह से संबंधित पदों पर हमें मनन करना होगा, तब जाकर ही हम सही समास का चयन कर पाएंगे और समास के संप्रत्यय को अच्छी तरह समझ पाएंगे। साथियों, यहां पर कुछ सामासिक पद लेते हैं जिनके आधार पर हम तत्पुरुष समास को भली भांति समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए, जैसे एक सामासिक पद है रेलगाड़ी, दूसरा है बैलगाड़ी, तीसरा सामासिक पद है मालगाड़ी और चौथा है चीलगाड़ी। साथियों, इन चारों सामासिक पदों में दूसरा पद गाड़ी है, लेकिन इनके विग्रह में हमें इन दोनों पदों के मध्य संबंध को समझना होगा और उस संबंध को ध्यान में रखकर जो शब्द यहां से लुप्त हुआ है उसे विग्रह में यहां लाते हैं, तब हमारा विग्रह सही होगा। जैसे पहले बात करते हैं रेलगाड़ी की। अब रेलगाड़ी क्या रेल की गाड़ी होती है? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि रेल कहा जाता है पटरी को। इसलिए साथियों, रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, उसे रेलगाड़ी कहा जाता है। दूसरा सामासिक पद है बैलगाड़ी। तो क्या बैलों की गाड़ी होगा? क्या बैलों से बनी है वो गाड़ी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह गाड़ी जो बैलों से चलाई जाती है, इसलिए इसका विग्रह होगा बैलों से चलने वाली गाड़ी। इसलिए साथियों, यहां पर से जो कारक चिन्ह है कर्ण तत्पुरुष का, वो आएगा और साथ में कई पद आएंगे, क्योंकि इसमें लुप्त पद तत्पुरुष समास है। तीसरा सामासिक पद देखिए, मालगाड़ी। क्या माल की गाड़ी को मालगाड़ी कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। सोच विचार करें, मनन करें। देखिए, इसका विग्रह होगा माल को ढोने के लिए गाड़ी, यानी माल को ढोने के लिए जो गाड़ी प्रयोग की जाती है उसे मालगाड़ी कहा जाता है। चौथा सामासिक पद है चील गाड़ी। अब देखिए, चील गाड़ी में क्या चील की गाड़ी होती है? बिल्कुल नहीं। इसका होगा विग्रह चील के समान उड़ने वाली गाड़ी, यानी चील के समान जो हवा में गाड़ी उड़ती है उसे चील गाड़ी कहा जाता है। साथ ही चील गाड़ी सामासिक पद में चील और गाड़ी दोनों पदों का अर्थ नहीं आता है और कोई अन्य अर्थ निकलता है। चील गाड़ी हवाई जहाज को कहा जाता है, इसलिए विशेष अर्थ आने के लिए चील गाड़ी में तत्पुरुष समास न होकर बहुव्रीहि समास होगा। इसलिए साथियों, हमें समास विग्रह से संबंधित प्रश्नों पर चिंतन करना होगा और उनके संबंध को भली भांति जानना होगा। तत्पुरुष समास का एक अन्य प्रकार है न्याय तत्पुरुष समास। साथियों, ऐसा समास जो नकारात्मक अर्थ देता है। न्याय का अर्थ होता है नकारात्मक अर्थ, यानी नहीं। साथियों, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है और रूप परिवर्तन होने के कारण यह अव्ययभाव समास में नहीं आता, क्योंकि अव्ययभाव समास की तरह इसमें भी अव्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अव्ययभाव समास में अव्यय या उपसर्ग लगने के बाद समस्त पद अपना रूप परिवर्तित नहीं करता, वहीं न्याय तत्पुरुष समास में अव्यय लगने के बाद यह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। अर्थात लिंग, पुरुष, काल, वचन के आधार पर सामासिक पद में परिवर्तन हो जाता है। अधिकांशतः न्याय तत्पुरुष समास अ, अनय और अन अव्यय लगने से बनता है और नकारात्मक अर्थ देता है। साथियों, ये तीनों अव्यय यानी अ, अनय और अन, ये किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को नकारात्मक बना देते हैं। साथियों, अ और अनय संस्कृत के अव्यय जो संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। अ अव्यय जो व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों में लगता है और अन जो स्वर से शुरू होने वाले शब्दों में लगता है। अन जो हिंदी का अव्यय है और तद्भव शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। अ अव्यय से बनने वाले सामासिक पद है अनाथ, अछूत। साथियों, नाथ में अ अव्यय लगने से ये नकारात्मक कर देते हैं, यानी न नाथ और न छूत, इसलिए इन्हें न्याय तत्पुरुष समास कहा जाता है। दूसरी ओर ये अव्यय लगने के बाद सामासिक पद में परिवर्तन आ जाता है, जैसे अनाथ का बहुवचन होता है अनाथों, अछूत का अछूतों, इसलिए ये सामासिक पद अपना रूप परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए न्याय तत्पुरुष समास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अन अव्यय से बनने वाले सामासिक पद देखिए, अनाचार यानी अन धन आचार, और अनभिज्ञ यानी अन धन अभिज्ञ। साथियों, ये अन अव्यय लगने पर आचार का नकारात्मक अर्थ हुआ और यहाँ पर अभिज्ञ का नकारात्मक अर्थ अनभिज्ञ हुआ, और इन दोनों सामासिक पदों का रूप परिवर्तन हो रहा है, यानी अनाचार का अनाचारों और अनभिज्ञ का अनभिज्ञ हो रहा है। इसलिए जब अव्यय लगकर रूप परिवर्तित हो जाता है तब वहां पर अव्ययभाव समास न होकर तत्पुरुष समास ही होगा। तीसरा अव्यय देखिए, अन। अन से सामासिक पद होगा अनपढ़ और अनसुना। अनपढ़ का बहुवचन होगा अनपढ़ों और अनसुना का लिंग में परिवर्तन होगा अनसुनी। इसलिए साथियों, यहां पर भी रूप परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये भी न्याय तत्पुरुष समास में शामिल किए जाएंगे।
क्योंकि साथियों अव्यय लगकर बनने वाले अधिकांशतः शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये शब्द ऐसे समास है जिनका वचन आदि की दृष्टि से रूप परिवर्तन होता है। साथ ही ये अव्ययभाव समासों की तरह क्रिया विशेषण का काम न कर विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनका बहुवचन बन जाता है। इसलिए इन्हें नए तत्पुरुष समास में ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन यदि परीक्षा की दृष्टि से इन समासों के लिए विकल्प में तत्पुरुष समास या नए तत्पुरुष समास न आए और अव्ययभाव समास आए तो अव्ययभाव समास को चुना जा सकता है। लेकिन साथियों जब इन अवयवों के कारण पूरा पद अव्यय बन जाए अर्थात उसका कोई रूप नहीं बदले तो फिर अव्ययभाव समास ही होगा, नए तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे कुछ सामासिक पदों के उदाहरण दे रखे हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। अकारण, अकारण, अकारण का बहुवचन अकारणों नहीं होगा। अनादि, अनादि का भी बहुवचन नहीं होगा। अनबन, अनबन का अनबनो नहीं होगा। अधर्म, अधर्म का भी अधर्मो नहीं होगा, क्योंकि धर्म का धर्म हो जाता है, लेकिन जब अव्यय इसके साथ आया है तब ये पहला पद प्रधान होने के कारण इसका रूप परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अव्ययभाव समास है। इसी प्रकार अदृश्य, अदृश्य का अदृश्य नहीं होता। अमंगल, अमंगल का अमंगलो नहीं होता। अलौकिक, इसका बहुवचन रूप नहीं होता। अस्थिर, असत्य, अचेतन, अज्ञान, अधीर, अनश्वर, अविकृत, अप्रिय, अकाल, असंभव, असंभव का असंभव नहीं होगा। अनिष्ट, अनावश्यक, ये सारे सामासिक पद अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, इसलिए ये सारे उदाहरण अव्ययभाव समास के हैं। इसलिए साथियों नए तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास दोनों में अव्यय प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि यदि सामासिक पद अव्यय लगने के बाद अपना रूप परिवर्तित कर लेता है तब तो वह तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि वहां पर रूप परिवर्तन होने से दूसरे पद की प्रधानता हो जाएगी। और यदि अव्यय या उपसर्ग लगने के बाद सामासिक पद अपना रूप परिवर्तन नहीं करता तब वहां पर अव्ययभाव समास होगा।